हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर रजा बेटा आपके लिए लेके आया क्लास 9 की केमिस्ट्री। और क्लास 9 की केमिस्ट्री में आज चलने वाला है लेसन 3, जिसका नाम है परमाणु तथा अणु। इसके पहले बेटा हमने लेसन 1 और लेसन 2 पढ़ा दिया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। और जो हमारा चैनल है उसको देख लीजिएगा, स्टडी 007। ठीक बेटा, स्टडी 007 की प्लेलिस्ट में जाइएगा आप। ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ से सीरियल वाइज सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारी वीडियो वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई गई। आप जाइएगा, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ध्यान दें बेटा, एक स्कूल का चैनल भी बनाया गया है हमजी के नाम से। हमजी के नाम से यहाँ पे सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी जाके आप देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दें बेटा, इसके पहले बेटा हमने लेसन 1 और लेसन 2 केमिस्ट्री क्लास 9 कंप्लीट करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, सीरियल वाइज से पढ़ा है। आज जो है टोटल वीडियो की बात करें तो टोटल वीडियो जो है लेसन 3 की आज बात करें तो चौथी वीडियो आज शुरू होगी। ठीक है बेटा, 1 2 3 वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है, लेसन 1 2 के लिए है। और आज जो चौथी वीडियो बनाई जाएगी वो लेसन 3 के लिए। ठीक है ना बेटा, चलिए देखते हैं लेसन 3 में। सबसे पहले लेसन 3 का नाम क्या बेटा, परमाणु तथा अणु। ये आप लेसन 3 डालिएगा, परमाणु तथा अणु। और उसके बाद एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं, विवेचना करते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इसकी पहली रीडिंग है आज की। आज की बेटा पहली रीडिंग है परमाणु। सबसे पहले तो हम जानते हैं परमाणु क्या होता है। ठीक है ना, देखिए बेटा, परमाणु क्या होता है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी देखो यहाँ से ये चार्ट है बेटा, ये कोई यहाँ से एक तत्व मान लिया हमने, ये एक यौगिक में से हमने एक एटम निकाल लिया थोड़ा सा। ये जो गर्दापूर्ण है ना बेटा, इसी का एक पॉइंट लेते हैं। ये चार्ट थी, चार्ट में से हम एक पॉइंट ले लिया, ये इतना छोटा सा पॉइंट है। अब इसको तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, एकदम लास्ट पॉइंट जो होता है वो टूटेगा नहीं। ठीक है ना, तो उसी को कह रहा परमाणु वही होता है। लेकिन देखिए परिभाषा से क्या है, कह रहे कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा, बहुत ही छोटा, माइक्रो, नैनो। ठीक है ना, कह रहा किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित का मतलब बेटा होता है तोड़ना, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे परमाणु। ध्यान दीजिए, कह रहे किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो, या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बेटा स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात किया हाइड्रोजन की, ये आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, ये H2 होता है। अब देखिए, ये देखिए H के दो यौगिक है। ठीक है ना, यानी H हम देखते तो H में हाइड्रोजन में गैस होती है बेटा, गैस में बहुत सारे कण पाए जाते हैं ना। वही कह रहे हैं कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ध्यान दें, फिर से लिखना कैसे आप डालेगा, परमाणु हेडिंग उसमें लिखिएगा, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता हो उसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। एग्जांपल में देख लीजिएगा बेटा, एग्जांपल में लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, जैसे बेटा आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक बेटा, हाँ इटीसी डाल दीजिएगा। ये परमाणु समझ आ गया। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में, परमाणु हो गया, अब मिलते हैं अणु में, अब मिलते हैं अणु में।
अणु क्या होता है? कह रहे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वहां पे बेटा तत्व होता है, यहाँ पे पूरा पदार्थ है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो। कह रहे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो तथा जिसका रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है, यानी बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अणु। नहीं समझ आया ना? अभी आएगा समझ। कह रहे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो तथा जिसका रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। एग्जांपल में देखिए जाए, एग्जांपल में बेटा आपका जैसे जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके जल बनाते हैं। और ये क्या है बेटा? एक अणु। ये क्या है? एक अणु। क्लियर हो गया? आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद जैसे अमोनिया देखो, अमोनिया का सूत्र क्या होता है बेटा? NH3। ये अमोनिया का सूत्र होता है। देखिए नाइट्रोजन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु मिलके क्या बनाते हैं बेटा? अमोनिया बनाते हैं। और ये क्या होता है? ये एक अणु का काम करता है। एक अणु बनाता है, या एक अणु। क्लियर? कह रहा है कि जिसका रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है। अब देखिए यहां बेटा NH3 है, ठीक है ना? N के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु जब मिलेंगे तभी बनेगा अमोनिया। अगर से मान लो हाइड्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल जाए तो ये अमोनिया ना बन के अमोनियम हो जाता है। क्या होता है बेटा? अमोनियम हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जल है, H2O बना, ठीक है ना? जल का हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु जब मिलेंगे तभी बनेगा जल। वही कह रहा ना, रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होना चाहिए, यानी एक बराबर होना चाहिए। ऐसा बराबर हो कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए, ठीक है ना? ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो, तभी बनेगा ये अणु बनेगा। और अणु की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई ना? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड में, एग्जांपल देख लीजिएगा इसके। चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा आपकी नाभिक। नाभिक क्या होता है? तो किसी परमाणु के भीतर, ये आपका क्या बेटा? परमाणु। ये आपका क्या है? परमाणु। कह रहे किसी परमाणु के भीतर स्थित धनात्मक पिंड को या धनात्मक भाग को, किस भाग को? धनात्मक। कौन सा भाग है? धनात्मक। किसी परमाणु के भीतर स्थित धनात्मक भाग को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नाभिक। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और नाभिक की संरचना न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के मिलने से होती है, ठीक है ना? इसे लिख जाइएगा, हेडिंग डालिएगा नाभिक। नाभिक क्या होता है उसमें लिखिएगा कि परमाणु के भीतर स्थित धनात्मक भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक की संरचना न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के मिलने से होती है। क्लियर? अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। ध्यान दे बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए ध्यान दें नेक्स्ट हेडिंग में बेटा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? कह रहे कि किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित, ये आपका परमाणु हो गया, बीच वाला भाग क्या होता है बेटा? नाभिक होता है। ये आपका क्या है? परमाणु। कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धन आयनों की संख्या को, इसको धन आयनों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? धन आयनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक, ठीक है ना? फिर से ध्यान दें, कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धन आयनों की संख्या को या धन आवेशों की
संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक बार और देख जाइए, कह रहा किसी परमाणु के भीतर स्थित नाभिक पर उपस्थित धन आवेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से व्यक्त किया जाता है, इसे Z से व्यक्त किया जाता है। क्लियर बेटा? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ये अगली लाइन में लिखिएगा, फिर से देख लीजिए, आपको लिखना कैसे बेटा, हेडिंग डालिएगा परमाणु क्रमांक, उसमें लिखिएगा किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धन आवेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे Z से व्यक्त किया जाता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। क्लियर बेटा? यानी जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। क्लियर हो गया है? अगर से जितने ही इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक Z बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ये लिख के X बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है ना? ये परमाणु क्रमांक है, इसे लिख के डाल दीजिएगा। ठीक है बेटा? और आप स्ट्रक्चर जो है नहीं बनाइएगा, इसमें केवल ऐसे लिख जाइएगा। ठीक है ना? ये लिख जाइएगा। क्लियर? अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग, ध्यान दें बेटा, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान जहां पे मिले उसका मतलब क्या आपको ज्ञात करना होगा, परमाणु भार। ठीक है? कह रहे कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, देख लिया जाए क्या होता है। ठीक है ना? ये जो परमाणु बना रहता है ना बेटा, ये जो परमाणु बना रहता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से बनता है। परमाणु किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संयोग से बनता है। किसके? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संयोग से, यानी सब मिलकर क्या बनाता है, आपका परमाणु बनाता है। ठीक है ना? लेकिन ये लिखना रहिए, ध्यान दें, कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, नाभिक में कौन कौन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है। ठीक है ना? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के भारों के योग को परमाणु भार कहते हैं। क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है, कहते हैं। ध्यान रखिए, हेडिंग डालिएगा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, उसमें लिखिएगा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के भारों के योग को परमाणु भार कहते हैं। इसे W से व्यक्त किया जाता है, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा कि W बराबर क्या होगा, कह रहा है कि न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के योग को परमाणु भार कहते हैं ना, इन दोनों का योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होना चाहिए। N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, ये W बराबर N प्लस P डाल दीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया ना? अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए ध्यान दें, पहला क्वेश्चन इसी पे आया है, जो भी हमने इसके पहले पढ़ा था, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उसी बेस पे क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन देख लिया जाए ना साथ ही साथ। कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 47 तथा परमाणु भार 108 है, उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है? तो देख लिया जाए। सबसे पहले दिया गया बेटा परमाणु क्रमांक को डिनोट किससे करते हैं, सॉल्यूशन देख लिया जाए। परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं बेटा, अभी जब पढ़ा है ना, Z से डिनोट करते ना। तो Z बराबर कितना दिया बेटा, 47 दिया है, 47 दिया। क्लियर? और कह रहा है तथा परमाणु भार, यानी W बराबर कितना दिया है बेटा आपका, W बराबर कितना दिया, 108 दिया है, 108। तो ज्ञात क्या करना बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना? और W बराबर क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा कि W बराबर होता है N प्लस P। यहाँ पे ना N पता है ना P पता है, केवल W पता है। और एक चीज हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि Z बराबर क्या क्या होता है, हम जानते हैं चूंकि Z बराबर होता है
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अभी परमाणु क्रमांक से बताए थे ना आपको परिभाषा में, तो Z बराबर E बराबर P होता है, इसलिए जो Z का मान है वही E का मान होगा, जो E का मान होगा वही P का मान होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, Z का मान 47 है, इसलिए E और P का दोनों का मान कितना हो जाएगा बेटा, 47 हो जाएगा। अब जहां पे हमको E या P मिलेगा वहां पे हम 47 रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए W बराबर क्या दिया, N प्लस P दिया है। N का मान हमको नहीं पता है तो N का मान निकाल लेते हैं, P का मान तो हमको 47 मिल गया है। तो W बराबर कितना बेटा, 108 है, तो 108 हमने लिख दिया। ठीक है ना, N का मान नहीं पता है, N बराबर लिख देंगे, प्लस हो जाएगा, P का मान कितना हो जाएगा वहां से 47 हो जाएगा। ठीक है ना, तो N को यहीं रखो और इसको यहाँ पे पॉजिटिव इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 108 और माइनस 47 बराबर हो जाएगा N। तो N बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा दो, 108 में से 47 घटा दो बेटा, तो बचे कितना, 8 में से 7 गए 1 हो जाएगा और 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 61। N बराबर 61 और N क्या होता है बेटा, N बराबर होता है न्यूट्रॉन। अब पता चल गया ना, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 47, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी 47, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, यहां से 61। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो मिलते बेटा नेक्स्ट सेटिंग में आपसे। चलिए नेक्स्ट सेटिंग है अपनी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है संरक्षण, ठीक है ना, अद्रव्यमान। क्योंकि जब हम अभिक्रिया कराते हैं किसी यौगिक की या किसी पदार्थ की या किसी तत्व को किसी तत्व के साथ, तो 1 किलो जैसे मान लीजिए 1 किलो सोना है, 1 किलो सोना है और उसकी क्रिया हम करा रहे हैं, तो जब क्रिया हो जाती है तो वापस देखते हैं तो वो सोना कितना रहता है, 1 ही किलोग्राम का रहता है। इससे क्या पता चलता है कि उसके द्रव्यमान में ना ही वृद्धि हुई है और ना ही कमी हुई है, और वही को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है ना, परिभाषा से बता रहे बेटा। ठीक है ना, परिभाषा देख लीजिए, इसे कह रहा है किसी पदार्थ में अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी फलस्वरूप बेटा, अभिक्रिया यानी क्रिया हो चुकी है, अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ में अभिक्रिया के फलस्वरूप ना ही द्रव्यमान की वृद्धि होती है, ना ही द्रव्यमान की वृद्धि होती है और ना ही द्रव्यमान की कमी होती है। एम फॉर होता है बेटा मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बार फिर से समझ जाइए, कह रहे हैं कि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के फलस्वरूप ना ही द्रव्यमान की वृद्धि होती है और ना ही द्रव्यमान की कमी होती है। इस अभिक्रिया को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बेटा अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में आप बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेटिंग में। चलिए बेटा नेक्स्ट सेटिंग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये। कह रहे कि निश्चित या स्थिर द्रव्यमान का अनुपातिक नियम क्या होता है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिए क्या लिखा है, निश्चित या स्थिर, दोनों में से एक डालिएगा, दोनों डाल दीजिएगा, दोनों बात देखिए। निश्चित या स्थिर द्रव्यमान का अनुपातिक नियम, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखना क्या है, ये आपका यौगिक है, ठीक है ना। किसी यौगिक में तत्व, किसी यौगिक में तत्व या फिर क्या तत्व, यौगिक क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक तत्वों का आपस में संयोग करके बनाना ही यौगिक कहलाता है, ठीक है ना। कह रहा किसी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमान में विद्यमान रहते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान में, एक निश्चित द्रव्यमान में क्या रहते हैं बेटा, मिले रहते हैं या विद्यमान रहते हैं, क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निश्चित या स्थिर द्रव्यमान का अनुपातिक नियम कहते हैं। नहीं समझा ना, आएगा समझ बेटा, ध्यान दें। फिर से देखिए, कह रहा किसी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमान में
विद्यमान रहते हैं यानी मौजूद रहते हैं, जिसे हम निश्चित या स्थिर द्रव्यमान का अनुपातिक नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया जाए, लिख जाइएगा बेटा, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिएगा। H इस तरह से लिखिएगा, जल। जल का संकेत क्या होता है बेटा? H2O। और ये क्या बेटा? एक अणु है। अभी पिछला बताया था, ये क्या? एक अणु है। क्या है? एक अणु, ठीक है ना? अब कह रहा है जल के एक अणु में, एक अणु का मतलब क्या है? ये पूरा कंपाउंड अणु है, एक नहीं तो भी चलेगा, अणु है, ठीक है ना? अब कह रहा है जल का अनुपातिक द्रव्यमान, जल का अनुपातिक, जल का अनुपातिक द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है बेटा 1:8 के। याद रखिएगा, ठीक है ना? 1:8 के अनुपात में होता है। जल का अनुपातिक द्रव्यमान 1:8 के अनुपात होता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल आपका हो गया अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया क्या होता है बेटा? NH3। ये क्या बेटा? आपका एक अणु है या अणु है, ठीक है ना? अब लिखना है कि अमोनिया का, अमोनिया का अनुपातिक द्रव्यमान, अनुपातिक द्रव्यमान पूरा लिखिएगा। अनुपातिक द्रव्यमान क्या होता है बेटा? 14:3। इसको आप नोट कर जाइएगा, ठीक है ना? हेडिंग डाल लीजिएगा बढ़िया से, उसके बारे में लिख जाइएगा। उसके बाद ये और ये दोनों एग्जांपल आप लिख जाइएगा, ठीक है बेटा? अगर नहीं समझा तो तुरंत आप कमेंट्स करिएगा, ताकि अगले दिन हम इसके बारे में अच्छे से समझा सकें, ठीक है बेटा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दें, लिखा क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? आपको मिल जाएगा ये एग्जाम में, तो आप देखिएगा कैसे लिखना है इसके बारे में। बहुत सुकून से समझिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जो पढ़ाते हैं सब इंपॉर्टेंट ही रहता है, बस समझने का फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छी बात। कह रहा है कि किसी तत्व के, कोई तत्व है, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है, वह संख्या है जो बताता है कि, जो बताता है कि कार्बन 12 के, जो बताता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग, 1/12 भाग का द्रव्यमान, 1/12 भाग का द्रव्यमान कितना गुना, कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। नहीं समझा है ना? परिभाषा सुकून से समझिएगा बेटा, आ जाएगी। अब इसके बारे में भी बताएंगे क्या कह रहा है ये, ठीक है ना? कह रहा है किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है जो बताता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान कितना गुना भारी है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्लियर? और इसे शॉर्ट फॉर्म में, और इसे AMU से व्यक्त किया जाता है, और इसे AMU से व्यक्त किया जाता है। एक AMU बराबर होता है 1.67 into 10 की पावर -24, ठीक बेटा? -24 ग्राम। ये आप नोट कर जाइएगा। फिर से एक बार बता दें तो परिभाषा क्लियर हो जाएगी आपकी। फिर से ध्यान दें, कह रहा है किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है जो बताता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान कितना गुना भारी है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे AMU से व्यक्त किया जाता है। एक AMU बराबर 1.67 into 10⁻24 ग्राम होता है। यहाँ तक नोट कर जाइएगा और मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट हेडिंग में।
ध्यान है बेटा, परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता होती है बेटा कि कितने परमाणु हैं एक यौगिक में, जो परमाणु मौजूद होते हैं उसी को हम परमाणुकता कहते हैं। लेकिन उसकी एक परिभाषा है, ध्यान में, उसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक एक करके ध्यान दें। यहाँ पे कह रहे हैं परमाणुकता क्या होता है कि अणुओं की संरचना में, अणुओं की संरचना में, ये संरचना बेटा किसकी? अणु की। कह रहे हैं कि अणुओं की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, अणुओं की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को, इसकी संख्या को बेटा, परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। कहां गया ये? सॉरी, गलत लिख दिया। क्या कहते हैं? परमाणुकता। फिर से ध्यान दें, ध्यान ये देना है कि अणुओं की संरचना में, किसकी संरचना में? अणुओं की संरचना में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। याद रखिएगा, परमाणुकता कहते हैं जब किसी अणु में एक परमाणु होते हैं तो उसे एक परमाणु कहते हैं। ध्यान दें बेटा, कह रहे कि जब किसी अणु में एक परमाणु होते हैं तो उसे एक परमाणु अणु कहते हैं, एक परमाणु अणु कहते हैं, एक परमाणु अणु कहते हैं। और जब किसी अणु में 2, 3 या 4 परमाणु होते हैं, और जब किसी अणु में 2, 3 या 4 परमाणु होते हैं तो उसे क्रमशः द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु, चतुपरमाणु अणु कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार और देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा। कह रहा है कि जब किसी अणु में एक परमाणु होते हैं तो उसे एक परमाणु अणु कहते हैं, तथा जब किसी अणु में 2 परमाणु, 3 परमाणु तथा 4 परमाणु होते हैं तो उसे क्रमशः द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु तथा चतुपरमाणु अणु कहा जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया है? उसी में थोड़ा सा और लिखना है बेटा कि जब किसी अणु में, उसी में थोड़ा सा और लिखना है, जब किसी अणु में 4 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं, जब किसी अणु में 4 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं, जब किसी अणु में, ध्यान दीजिए बेटा, जब किसी अणु में 4 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं, जब किसी अणु में 4 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं तो उसे बहु परमाणु अणु, तो उसे बहु परमाणु अणु कहते हैं। यहां देखिए बेटा, गलत लिखा, एक परमाणु अणु, ये सही है, एक परमाणु अणु कहते हैं, ठीक है ना? तो उसे बहु परमाणु अणु कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक एक करके इसका एग्जांपल देख लिया जाए, ठीक है ना? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। यहां से एक बार और देख लें, जब किसी अणु में 4 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं तो उसे बहु परमाणु अणु कहते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल देख लिया जाए, तब समझ में आ जाएगा एकदम, तब आपको एकदम समझ में आएगा, एकदम। चलिए ध्यान दें, एग्जांपल, एक परमाणु के लिए, 2 परमाणु के लिए, 3 परमाणु के लिए, 4 परमाणु के लिए, 4 से ज्यादा परमाणु। तो एक परमाणु के लिए बेटा देख लीजिए आपका, जैसे आर्गन हो गया, आर्गन जैसे हीलियम, एक परमाणु हो गया। द्विपरमाणु के लिए आपने देख लिया, जैसे बेटा ऑक्सीजन हो गया, जैसे बेटा आपका हाइड्रोजन हो गया। त्रिपरमाणु के लिए देख लिया आपने, जैसे ओजोन, O3 को कहते हैं बेटा ओजोन। 4 परमाणु के लिए P4 फास्फोरस कहते हैं। 5
5 परमाणु के लिए सॉरी 4 से अधिक परमाणु, जैसे आपका S8, इसे सल्फर कहते हैं। चलिए एक एक करके हम नाम लिख दे रहे हैं ना, ताकि आपको याद रहे। जैसे पहला हो गया बेटा आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम। दूसरे के लिए देख लिया जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तीसरे के लिए देख लिया जाए ओजोन, चौथे के लिए देख लिया जाए फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है ना। पांचवें के लिए देख लिया जाए सल्फर। क्लियर, समझा गया ना। अब यहां पे देख लीजिए, इसमें एक एक परमाणु है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक परमाणु। क्या कहते हैं, एक परमाणु, ठीक है ना। इसमें दो दो, इसमें देखो दो दो है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विक परमाणु, द्विक परमाणु अणु, ठीक है ना। इस वाले में देखिए त्रि है, तीन तीन है ना, देखो यहाँ पे ओजोन में 3 है ना, तो ये त्रि हो गया, परमाणु हो गया, अणु हो गया। इसमें देख लीजिए 4 वाले में, यहाँ पे जो 4 है तो चतुर, चतुर ने बेटा चतुर परमाणु अणु हो जाएगा। और इसमें देखो 8 है, S8 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहु परमाणु अणु, बहु अणु, बहु परमाणु अणु, परमाणु अणु। क्लियर, मिलते बेटा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रीडिंग है बेटा आपकी आयन, हेडिंग नंबर 7। ये आपकी क्या है, आयन। आयन क्या होता है, कह रहे बेटा किसी तत्व पर उपस्थित, किसी तत्व पर उपस्थित आवेशों की संख्या को, किसको बेटा, आवेशों, आवेशों की संख्या को, आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फिर से ध्यान दें, कह रहा किसी तत्व पर उपस्थित आवेशों की संख्या को आयन कहते हैं। नहीं समझ आया, आपकी बार आएगा। ये आपका तत्व है, जिस तत्व पर धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं, उसे धनायन कहते हैं। जिस तत्व पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऋणायन। फिर से ध्यान देना, कह रहे किसी तत्व पर उपस्थित आवेशों की संख्या को आयन कहते हैं। जिस तत्व पर धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं, जिस तत्व पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। एग्जांपल से आ जाएगा समझ में आपको एकदम। एग्जांपल आपका बेटा सोडियम Na। अब Na सोडियम है, इस पर बेटा प्लस चार्ज होता है। ये बताएंगे आपको अगले चैप्टर में कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन अभी आप फिलहाल जानो सोडियम पर कौन सा आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी प्लस चार्ज यानी प्लस आवेश यानी धन आयन। तो ये वाला सोडियम कौन सा आयन होगा, ये धनायन होगा ना। सोडियम कौन सा होगा, धनायन होगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा Cl- चार्ज। और क्लोरीन है, ये सोडियम, ये क्लोरीन, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऋणायन। अब पूछ लिया कोई से, जो क्लोरीन है बेटा आपका तत्व, जो क्लोरीन है वो धनायन रखता है या ऋणायन रखता है, तो आप बताओ क्या, ऋणायन रखता है। पूछ लिया जाए सोडियम क्या है, तो सोडियम आपका धनायन है, ठीक है ना। इस तरह से बताइएगा, ये परिभाषा लिखिएगा, ये और एग्जांपल डाल दीजिएगा। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए ध्यान दें, अवगाद्रो संख्या क्या होती है, हेडिंग डालिए आप लोग, अवगाद्रो संख्या। बहुत बार आपने सुना होगा अवगाद्रो संख्या क्या होती है, तो आज इसकी परिभाषा बता दे रहे हैं आपको कि क्या होती है अवगाद्रो संख्या, ठीक है ना। तो ध्यान ये देना है कि अवगाद्रो संख्या कह रहा है किसी यौगिक में या किसी यौगिक के एक मोल, किसी यौगिक के एक मोल में उपस्थित, किसी यौगिक के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, अवगाद्रो संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, फिर से ध्यान दें, कह रहा है किसी यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान 6.022 10⁻23 होता है। क्लियर बेटा, ध्यान दें यहाँ पे। तो अवगाद्रो संख्या हेडिंग डालिएगा, उसके बारे में लिखिएगा और ये वाला मान लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए बेटा, ये नेक्स्ट हेडिंग आपकी विषम परमाणु अणु। क्या बेटा? विषम परमाणु अणु, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे क्या होता है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने अणु, परमाणुओं से बने अणु को विषम परमाणु अणु कहते हैं। हेडिंग डालिएगा बेटा, विषम परमाणु अणु, और लिखिएगा उसमें कि भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने अणु को, परमाणुओं से बने अणु को विषम परमाणु अणु कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जांपल देख लिया जाए। इसका एग्जांपल कि विषम क्यों कहा गया है। एग्जांपल, आपका एग्जांपल बेटा है H2O जल। अब बोलोगे सर ये आप जल ही और अमोनिया ही ले रहे हो, ठीक है ना। सुविधा की दृष्टि से बेटा वे अच्छे हैं, ठीक है, इसलिए ले लिया जा रहा है सुविधा के लिए, क्योंकि आप बार बार वही बोलोगे तो आपके माइंड में रिपीट रहेगा कि एक ही एग्जांपल हमको देना है, ठीक है ना, इसलिए आसानी रहेगी, ठीक है ना। कह रहा है कि H2O में, H2O क्या बेटा, ये आपका जल, क्या है आपका जल। ये क्या बेटा, एक अणु है, क्या है, एक अणु। अब देखना ये है, कह रहा कि अलग अलग और भिन्न भिन्न, कह रहा भिन्न भिन्न दो होना चाहिए, उससे अधिक भी होना चाहिए, यानी दो और एक तीन, तीन हो गया ना, उससे अधिक हो गया। कह रहा है कि अलग अलग यानी भिन्न भिन्न, यानी हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, अलग अलग हो गया। दो या दो से अधिक है तो दो है, उससे अधिक यानी एक ऑक्सीजन है, तीन है, ठीक है ना। जब ये मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, उसको हम विषम परमाणु अणु कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए H2O यानी जल, ये क्या आपका एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु बेटा, दो परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु बेटा, दो परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु बेटा, एक परमाणु। क्लियर? ये एग्जांपल डाल दीजिएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, अमोनिया के ले लीजिए, ठीक है ना, NH3, ठीक है ना, अमोनिया ले लीजिए। ये क्या है आपका, अमोनिया। अमोनिया ले लीजिए। अमोनिया क्या है, एक अणु मान लीजिए, ये क्या है, अणु, ठीक है ना, अणु हो गया। अब इसमें देखना है नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, नाइट्रोजन के कितने परमाणु बेटा, नाइट्रोजन के एक परमाणु है। नाइट्रोजन कितना है, एक ही तो है, नाइट्रोजन एक परमाणु हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तीन परमाणु है, तीन डाल दो। क्लियर? इसी तरह से आप बहुत सारे मान सकते हो, जैसे आपका हो गया Na2CO3, यहाँ पे सोडियम के दो परमाणु है, कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के तीन परमाणु है, ठीक है ना। आपका NaCl हो गया, NaCl पे देख लीजिए, NaCl के Na में एक परमाणु है, Cl में एक परमाणु है, ठीक है ना बेटा। और भी देख लीजिए जैसे CaO, इसे बुझा हुआ सोना कहते हैं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम के एक, ऑक्सीजन के एक परमाणु, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर जाइएगा। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दिया आपने, ये बेटा आपका चार्ट बना हुआ है जो कि आवर्त सारणी वाला है, और इसमें
आपको बेटा टोटल 30 हम पढ़ाएंगे क्लास 9 के लिए 30, जैसे हाइड्रोजन से लेके Zn तक पढ़ाया जाएगा, वो 30 एलिमेंट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे और उनकी परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, वो बेटा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए और इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और ये कैसे आता है ये भी बताएंगे बेटा आपको, ये टेंशन ना लीजिएगा कि संयोजकता सर कैसे आएगी प्लस माइनस, ये सिर्फ आप नोट कर लीजिए, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन फिलहाल के लिए ये आप 10 तक यहाँ पे दिया है और इसी तरह से 10 और 10 20 और 10 30 तीन पार्ट में ये रहेगा, तीनों आप नोट कर जाइए, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ये तत्व है, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, ये संयोजकता है, ठीक है ना। बेटा यहाँ पे देख रहे हैं H संकेत होता है हाइड्रोजन का, ये बेटा संकेत होता है हाइड्रोजन, ये क्या बेटा आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये इस तरह का दिया गया है, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन पे पहले स्थान पे है, हीलियम दूसरे स्थान पे, लिथियम तीसरे स्थान पे, बेरिलियम चौथे स्थान पर, बोरान पांचवें स्थान पर, कार्बन छठे स्थान पर, नाइट्रोजन सातवें पे, ऑक्सीजन आठवें पे, फ्लोरीन नौवें पे, नियान 10वें पे, ठीक है ना। और इस तरह से आपका परमाणु क्रमांक हो गया। फिर परमाणु भार जो होता है बेटा लगभग परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है, लगभग परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है, या लगभग कितना होता है परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है लगभग, ठीक है ना। देखिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन परमाणु भार क्या बेटा इसका भी 1 है, ठीक है ना। यहाँ देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 था और इसका परमाणु भार कितना है 4, ठीक है ना। और उसके बाद लिथियम का 3 है परमाणु क्रमांक, अब परमाणु भार क्या है 7, ठीक है ना बेटा। ये समथिंग में आता है 6.99 में आता है, इसलिए हमने 7 लिख दिया। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ने डाला है, ना कि बेटा पॉइंट में, ठीक है ना। ये क्लास 9 है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 9 के लिए ये आप समझ लीजिए, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट का चलिए ध्यान दें यहाँ पे। तो परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार देख लिया जाए। हीलियम का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 1 मिनट, ठीक है। तो ध्यान ये देना बेटा, परमाणु भार क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 4 हो गया, लिथियम का 7 हो गया, बेरिलियम का 9 हो गया, और बोरान का 11 हो गया, कार्बन का 12 हो गया है, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया है, और फ्लोरीन का 19 और नियान का कितना है बेटा 20 है। ये आपका क्या हो गया परमाणु भार हो गया, ठीक है ना। अब परमाणु भार के बाद होता है बेटा ये संयोजकता। तो संयोजकता देख लिया जाए एक एक करके। हाइड्रोजन की +1 संयोजकता होती है, हीलियम की +2 होती है, लिथियम की +1 होती है, बेरिलियम की +2 होती है, बोरान की कितनी होती है +3 होती है, और कार्बन की कितनी होती है +4 होती है, नाइट्रोजन की -3 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, और फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा -1 होती है, और नियान की कितनी होती है 0 होती है। नियान एक अक्रिय तत्व में आता है, अक्रिय गैस में आता है, ठीक है बेटा, इसकी 0 होती है। इस तरह से संयोजकता देख लिया गया है ना। अब इसी तरह से 10 तक हो गया ये। अब देखेंगे 20 और 30, ठीक है ना। 10, 20 और 30 तीन हो जाएगा। ये वाला तो समझ में आ गया ना, लेकिन दूसरा वाला बेटा हम बताएंगे नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये पढ़ा लेंगे, ये बता देंगे ना, उसके बाद इसमें हम डेरिवेशन सवाल करवाएंगे और भार निकालना बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ से 11 से 20 तक देखते हैं। उसके पहले क्या था 1 से 10 तक था, अब 11 से 20 तक, उसके बाद क्या हो जाएगा 30 तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सोडियम ध्यान देना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सारे क्या दिए हैं आपके एलिमेंट्स तत्व दिए गए हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। और उसके बाद हम देखते हैं परमाणु भार। तो परमाणु भार देखते हैं, सोडियम का कितना हो जाएगा बेटा 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्युमिनियम का 27 है, सिलिकॉन का 28 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम सभी का परमाणु भार कितना लगभग समान है 40, ठीक है ना। और उसी के बाद हम देखते हैं संयोजकता, ठीक है ना। तो सोडियम की संयोजकता कितनी है +1 है। उसके बाद देखिए इसकी मैग्नीशियम की +2 है, एल्युमिनियम की +3 है, सिलिकॉन की +4 है, फास्फोरस की -3 है, सल्फर की -2 है, क्लोरीन की -1 है, आर्गन की 0 है, ये अक्रिय तत्व में आता है।
पोटेशियम की +1 है, कैल्शियम की +2 है। ये आपकी संयोजकता है बेटा, इसको आप नोट कर जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक बेटा, ध्यान दें यहाँ पे वहां तक 10 20 हो गया, अब यहाँ पे 30 तक है, 21 से लेके 30 तक है। ध्यान दें Sc इसे कहते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन या फिर होता है बेटा आयरन, कोबाल्ट। याद रखिएगा C है स्मॉल o है, यानी छोटा o है, ये आपका कोबाल्ट है। और यहीं पे आपको अगर से मिल जाए C कैपिटल O, जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, या कहते हैं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो फर्क है इसमें, ये आपका कोबाल्ट है C स्मॉल o, ठीक है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमीन और मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, Na से निकेल, Cu से कॉपर और Zn से क्या होता है, जिंक होता है। और इसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी नंबरिंग, परमाणु क्रमांक का मतलब उसका नंबरिंग। तो नंबरिंग किस स्थान पे है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये सभी की नंबरिंग है। यानी स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम 22, इस तरह से Zn क्या है 30 है, ठीक है ना। उसके बाद परमाणु भार की बात करते हैं तो एक एक करके परमाणु भार है। स्कैंडियम का 45 है, जिस तरह से उस तरह से Zn का कितना है 66 है। और यहाँ पे सब देख लीजिए 45 48 51 52 55 56 62 ये लगभग बेटा होता है 58.06 और ये होता है 58.67, लगभग 62 मान लिया गया है। किसका किसका माना गया है, कोबाल्ट और निकेल का, दोनों का परमाणु भार क्या मान लिया गया, 1 मान लिया गया है लगभग। जिस तरह से देखा था ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है ना। 59 फिर 64 66 ये आपका परमाणु भार हो गया। फिर इसकी संयोजकता देखते हैं, +3 है, +4 है, +2 2 2 2 2 2 2 +1 +2, यहाँ पे नोट कर जाइए बेटा, इसको सूख ले लीजिए। और 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आप इसको एकदम बढ़िया से याद कर जाइएगा। संयोजकता उसकी, परमाणु भार उसका, परमाणु क्रमांक उसका एकदम बढ़िया से याद कर जाइएगा, चाहे जैसे भी करके 1-2 बार आप लिखिएगा, याद हो जाएगा, मन से लिखिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। हाँ तो फ्रेंड्स ध्यान दें आप, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अणु सूत्र बनाना। देखिए अणु सूत्र कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए आप दे दिया आपको एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आता है, बोल दिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड का अणु सूत्र लिखिए, तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो संकेत होता है बेटा क्या होता है, Mg होता है, ठीक है ना। और क्लोराइड से क्लोरीन बनता है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl होता है। सबसे पहले इसका प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद इसकी संयोजकता लिखते हैं। आप देखिए मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है बेटा +2 होती है, हमने लिखवाया था आपको। और क्लोरीन की जो संयोजकता होती है क्या होती है, -1 होती है, ठीक है ना। ये होने के बाद इसको क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर दिया जाता है और इसका गुणा इसके साथ कर दिया जाता है। गुणा करने के बाद ये चिन्ह नहीं लिया जाता है, गुणा करने के बाद क्या होता है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है। इसका गुणा इसमें किए तो Mg हो गया, इसका गुणा इसमें किए तो क्या हो गया बेटा, Cl2 बन गया ना मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। अब देखिए उसी तरह से दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है बेटा, Ca होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। प्रतीक लिखने के बाद संयोजकता लिखते हैं। कैल्शियम की संयोजकता में लिखा है क्या होता है बेटा +2, क्लोरीन की क्या होती है -1 होती है, ये हमने लिखा है ना। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीपल कर दिया जाता है, कर दिया क्या क्रॉस मल्टीपल हो गया ना। अब क्या होता है, इसका गुणा इसमें किया तो क्या हो गया, Ca हो गया, इसका गुणा इसमें किया तो क्या हो गया, Cl2 हो गया। मिल गया बेटा, ये हो गया आपका आंसर कैल्शियम क्लोराइड। कोई दिक्कत, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए बेटा लिखा हुआ कॉपर नाइट्रेट, इसका सूत्र लिखना है। और ये लिखा एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका सूत्र लिखना है। तो कॉपर नाइट्रेट का लिखते हैं तो सबसे पहले कॉपर का संकेत क्या होता है बेटा, Cu, प्रतीक क्या होता है, Cu होता है। नाइट्रेट का होता है बेटा, आप लोग याद रखिएगा NO3 होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, क्लियर। और Cu की संयोजकता हमने लिखवाया था क्या होती है बेटा +2 होती है, ठीक है ना। और नाइट्रेट की संयोजकता क्या होती है 1 होती है, इसको याद रखिएगा आपको। फिर क्या कहते हैं, 3 मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसका गुणा इसमें हो गया तो Cu हो गया। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। एक है NO3, ये है, यहाँ पे 2 का गुणा यानी संपूर्ण में 2 का गुणा, पूरे में तो 2 डाल दो, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इसे कहते हैं कॉपर नाइट्रेट, ये देखो यहाँ पे लिखा भी, ठीक है ना। अब
अब देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है बेटा? Al होता है। Al पहला लेटर अगर से दो वर्ड का है तो पहला लेटर कैपिटल से होता है, दूसरा लेटर स्मॉल से होता है। ये बेटा ये इसका नियम होता है, ठीक है ना, सिद्धांत होता है। तो एल्युमिनियम को Al से युक्त करते हैं, क्लोरीन को Cl से युक्त करते हैं, ओके ना। एल्युमिनियम का जो होता है बेटा कितना होता है? +3 चार्ज होता है, हमने बताया था। और क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। फिर ये गुणा कर दिया जाए, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें हो गया तो Al हो गया, Al लिख दो। और फिर इसका गुणा इसमें हो गया तो Cl3 हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड आंसर होगा। कोई दिक्कत बेटा? 2-3 और देख लिया जाए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का संकेत क्या होता है बेटा? Ca होता है। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब Ca का कितना होता है बेटा? Ca पे +2 चार्ज होता है और इसमें क्या होता है? -2 चार्ज होता है। अब इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, ठीक है ना। इसका गुणा इसके साथ करके क्या हो गया बेटा? Ca2 हो गया। इसका गुणा इसके साथ करके क्या होगा? CO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा ना। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? केवल CaCO3 लिखना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, उसको हम कॉमन लेके यहाँ पे 2 इंटू कर देते, उसको लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका CaCO3, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। अगर से एलिमेंट दोनों सेम है तो इस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पोटेशियम सल्फेट में, पोटेशियम का संकेत क्या होता है बेटा? K होता है। सल्फेट का क्या होता है? SO4, ठीक है ना। पोटेशियम के लिए क्या होता है? +1 चार्ज होता है और SO4 के लिए क्या होता है? -2 चार्ज होता है। इसका गुणा इसमें साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका K2 हो जाएगा और फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो SO4 हो जाएगा, SO4 यानी K2SO4, ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला, ये हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ध्यान यहाँ पे कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कीजिए। कोई यौगिक दिया है उसका अणुभार निकालना, जैसे आपके यहाँ पे दिया है NaOH का अणुभार ज्ञात कीजिए या मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार, इसका टोटल कितना भार है वो निकालना है। और Na2CO3 ये दिया है, ध्यान दें। इसको कहते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। अणुभार निकालने के लिए देखिए क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं सोडियम, तो सोडियम, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग कर दो। सबसे पहले इसको क्या कर दो? अलग अलग कर दो। तो Na है, Na को अलग कर दो, O दिया, O को अलग कर दो, प्लस H दिया, H को अलग कर दो और सभी के बीच में अलग प्लस का निशान लगा दो। यानी सोडियम को एक साथ कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, हाइड्रोजन को अलग कर दो और बीच में प्लस लगा दो। ये हो गया बेटा आपका संधि विच्छेद, ठीक है ना, अलग अलग हो गया। अब देखते हैं सोडियम का अणुभार कितना होता है। हमने लिखवाया था बेटा आपको परमाणु भार, उसी को कहते हैं अणुभार। तो परमाणु भार कितना होता है सोडियम का? हमने लिखवाया था कितना बेटा? 23। आप सामने से देख लीजिएगा 23। और ऑक्सीजन का कितना लिखवाया था बेटा? 16। हाइड्रोजन का कितना लिखवाए थे? 1 लिखवाए थे। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। पहला समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है Na2CO3, Na2CO3 का क्या करना है हमको? इसका निकालना अणुभार। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर दो। सोडियम को अलग कर दिया, प्लस कार्बन को अलग कर दिया, प्लस ऑक्सीजन को अलग कर दिया। सोडियम के साथ 2 लगा था तो 2 लगा दिया, कार्बन के साथ कार्बन है कुछ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ 3 था तो 3 लगा दिया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2 जो है बेटा ये गुणे में होता है, तो 2 गुणे Na, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस C प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2, अब इसका अनुपात कितना होता है? 2 लिखा, 2 लगा दो। सोडियम का अनुपात कितना होता है बेटा? 23 होता है, 23 लगा दिया, ठीक है ना, प्लस लगा, प्लस कार्बन का अनुपात कितना होता है? 12। कितना होता है बेटा? 6 दूनी 12, 12 हो गया, 12 लिख दिया, 3 लिखा, 3 लगा दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16 होता है। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, गुणा करने के बाद 23 गुना होता है 46 प्लस 12 प्लस 16 दिया 48। अब इस सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? देखो तो 8 2 10 और 6, 8 2 10 और 6 16 के 6 हासिल हुआ 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, 106। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। कोई दिक्कत? अनुपात निकालना आ गया। एक तो और देख लिया जाए, उसके बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए बेटा ध्यान दें, कह रहे कि CaCO3 का अनुपात निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का अनुपात निकालना है, और यहाँ पे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का अनुपात निकालना है, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। चलो निकाल लिया जाए। तो C सबसे पहले इसका संधि विच्छेद किया जाता है, तो संधि विच्छेद करता हूं, CA+C+O3, ठीक है ना। अब Ca दिया है तो Ca का कितना होता है बेटा 40 होता है, 40 लगा दो, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस 3 है तो 3 गुणे में हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 होता है, ठीक है ना। तो 40 और 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 4 और 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 और ये हो जाएगा 52, ये 52 हो गया, प्लस 16 दिया 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 48 और 52 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब फिर उसके बाद हम करेंगे किसका HNO3 का, इसको भी तोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 3 हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा, अणु भार 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, प्लस, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 लगा दो, ठीक है ना। इसको जोड़ दो तो 14 और 1 15 हो जाएगा और प्लस 16 दिया 48 हो जाएगा। इसको जोड़ दो 8 5 13 के 3 80 लावा 1 4 और 1 5 और 1 6 63 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब नहीं दिक्कत, दो और देख लिया जाए। चलिए बेटा ध्यान दें, यहां पे लिखा है CCl4, इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे कहते हैं, और H2S इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका हमको निकालना है क्या, अणु भार निकालना है, तो अणु भार निकाल लिया जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, 4 गुणे Cl, ठीक है ना, 4 गुणे Cl हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है बेटा, अणु भार 12 होता है, 4 लगा दो। Cl का कितना लिखवाए थे हम 35.5 लिखवाए थे ना, 35.5। कोई दिक्कत बेटा, 12 है तो 12 लगा दिया, ठीक है ना, सॉरी प्लस 4 का गुणा 35.5 पे करेंगे तो 142 आएगा, कितना आएगा 142। अब इसको जोड़ दिया जाएगा तो 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4, 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5 और 1 बचेगा 154, ये हो जाएगा अणु भार 154, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन को, इसको भी तोड़ दिया जाए तो 2 गुणे H प्लस S हो जाएगा, तो 2 लिखा 2 लगा दो। हाइड्रोजन का कितना होता है अणु भार 1 होता है, सल्फर का कितना होता है बेटा 32, हमने बताया था सल्फर का 32 होता है, तो 2 से 2 हो गया प्लस 32, 32 से 2 मिलकर हो जाएगा 34, हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? अब मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते क्या है। हाँ तो बेटा यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला दिया है, उससे आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसे फार्मूले पे लगेगा, ठीक है ना। दिया क्या है, जैसे मोलों की संख्या ज्ञात करनी, तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोले तो वही वाला अणु भार वाला, ठीक है ना, और दिया गया द्रव्यमान यानी द्रव्यमान दिया होगा, ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 तीनों में से 2 चीज दिया रहेगा, एक की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। मोलों की संख्या को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं और दिया गया जो द्रव्यमान होता है उसको स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। इसको लिखिएगा n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, इसको लिखने के बाद बॉक्स में डाल दीजिएगा। पहला उदाहरण ये हो गया, पहला एग्जाम फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला देख लीजिए, दोनों सेम है लेकिन ध्यान देना है थोड़ा से कि मोलों की संख्या यहाँ भी पूछ रहा है कब, जब दिया गया कणों की संख्या हो, यानी कणों की संख्या दी होगी फिर अवगाद्रो संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा कैसे, मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या, ठीक है ना। यानी मोलों की संख्या स्मॉल n और जो दिया गया कणों की संख्या होगी उसे कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है और अवगाद्रो संख्या को व्यक्त किया जाता है n0, इसे कहते हैं n नॉट, NOT नॉट, नॉट मीन नहीं, ठीक है ना, n नॉट से व्यक्त करते हैं। इसको आप बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब मिलते हैं एक दो फार्मूला और उसे देख लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान दें, यहाँ पे 3 4 5 ये भी आप देख लीजिए और एक बार में याद हो जाएगा। ये कह रहा है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या। इसके पहले सिद्ध हो चुका है, बताया था हमने। स्मॉल m बराबर क्या होता है, कैपिटल M इनटू स्मॉल n, ठीक है ना। देखो द्रव्यमान जो दिया रहता है उसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, मोलों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं, तो वही चीज तो है, ठीक है ना। उसके बाद परमाणु की संख्या निकालनी होगी, तो कैसे निकालते हैं, तो परमाणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी स्मॉल m
मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M यानी बटे में, ठीक है ना, गुणे अवगाद्रो संख्या, यानी इसको मैथमेटिकल तरीके से देख लिया जाए, ठीक है ना, बाय अल्फाबेट, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यानी परमाणुओं की संख्या कैपिटल M इसका क्या हो जाएगी, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M गुणे n नॉट, यानी अवगाद्रो संख्या, इसको ब्रैकेट में डाल देगा। सेम उसी तरह से ये भी है परमाणु, यहाँ पे परमाणु थे, यहाँ पे अणु था, अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान गुणे अवगाद्रो संख्या, यानी कैपिटल M बराबर स्मॉल m कैपिटल M इनटू n नॉट, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं क्वेश्चन पे, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 ग्राम हीलियम में, तो दिया गया द्रव्यमान क्या होता है बेटा, स्मॉल m बराबर कितना दिया है, 52 ग्राम, क्या दिया है, हीलियम, HE 12 ग्राम हीलियम दिया है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है बेटा, मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर पूछ रहा है, ठीक है ना। और हीलियम का हम जानते हैं मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M बराबर क्या होता है, 4 होता है। हीलियम का अणुभार कितना होता है, 4 होता है ना। ये भी दिया रहता है, ये दिया है, ये दिया नहीं होता, ये क्या है, होता है अणुभार। कैपिटल M से क्या होता है बेटा, दिया गया या मोलर द्रव्यमान क्या होता है, कैपिटल M, ये 4 होता है हीलियम का, हमने लिखवाया था, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है n, तो n बराबर क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है ना, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू कितनी दी बेटा, 52 बटे में कैपिटल M की वैल्यू 4, तो 13 4 के 4 4 3 कितना हो जाएगा 52, तो 13, तो n बराबर कितना होगा 13, मोलों की संख्या कितनी होगी बेटा 13, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बेटा ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12.044 गुणे 10⁻23 हीलियम परमाणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि 12.044 गुणे 10⁻23 हीलियम परमाणुओं के मोल क्या होंगे, यानी इसमें कितने मोल होंगे ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं क्या क्या दिया बेटा, दिया ये आपको ये दिया है, यानी कैपिटल N की वैल्यू कितनी दी है बेटा, कैपिटल N की वैल्यू दी है 12.044 गुणे 10⁻23 दी, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि अवगाद्रो संख्या यानी n नॉट इक्वल टू कितना होता है बेटा 6.022 10⁻23, ये होता है ना। अवगाद्रो संख्या का हमने परिभाषा भी आपको बताया है और साथ ही साथ इसका मान भी बताया। तो अवगाद्रो n नॉट को अवगाद्रो संख्या कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसका फार्मूला में यूज होगा, तो n नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 10⁻23, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है बेटा कैपिटल N अपॉन n नॉट, यहाँ पे मान रख दिया जाए। कैपिटल N क्या होता है, जो आपका दिया रहता है वो कैपिटल N होता है, और n नॉट क्या होता है अवगाद्रो संख्या होती है। तो दिया गया आपका 12.044 गुणे 10⁻23 दी है, और नीचे अवगाद्रो संख्या का क्या होता है 6 होता है, 6.022 गुणे 10⁻23। क्लियर बेटा। अब ध्यान ये 10 कैंसिल हो गया, 10⁻23 कैंसिल हो गया। अब आप देखो 60 22 है, यहाँ पे 120 44 है, ठीक है ना। इसका आधा 6 के 9 6 6 दूनी 12, ठीक है ना, यानी 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 2 बार जाएगा। देखो 6 दूनी यहाँ से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 0 0 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, आप लिख दीजिएगा n बराबर 2, ये हो जाएगा। मोलों की संख्या कितनी आ गई 2, आंसर हो गया। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.5 मोल N2 गैस के अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगा, यानी हमको निकालना क्या बेटा, ये दिया क्या है स्मॉल n बराबर दिया 0.5 मोल दिया है, ठीक है ना। N2 दिया है, क्या दिया बेटा N2, एक n में अणुभार जो होता है वो 14 होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा बेटा 2 में क्या हो जाएगा, यानी N2 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे n लिख सकते हैं,
2 गुणे n का मतलब होता है 2 गुणे 14 यानी होता है कितना 28। ये 28 क्या आ गया आपका, ये जो वैल्यू आई बेटा कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई है 28 ग्राम। कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई है 28 ग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो N2 दिया गया, n दिया रहता केवल 14 यूज करते, N2 दिया है तो कितना यूज करेंगे 14 दूनी 28, 3 दिया रहता 3 से गुणा, 4 दिया रहता 4 से गुणा, जितना भी दिया रहेगा उतने से गुणा हो जाएगा। कैपिटल M की वैल्यू लीजिए। कैपिटल M होता क्या है, अणु भार होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। हमको निकालना है क्या बेटा, स्मॉल m निकालना है। क्या निकालना है बेटा, स्मॉल m यानी द्रव्यमान निकालना। क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना। तो हम जानते हैं कि अभी हमने बताया था ना कि द्रव्यमान बराबर यानी स्मॉल n बराबर क्या होता है n into कैपिटल M, चाहे m को इधर डाल दो चाहे इधर डाल दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है बेटा 0.55 और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 28, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर दिया जाए, इसका गुणा कर दो तो जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 के 0 हासिल हुआ 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कितना आ जाएगा आंसर 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 14। तो जो m की वैल्यू आ गई वो हो जाएगी कितना बेटा 14 ग्राम। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, नोट कर जाइए। चलिए बेटा ध्यान दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, कह रहा 0.5 मोल n, वहां पे n2 था यहाँ पे n है, 0.5 मोल n यानी नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान क्या होंगे। यानी केवल नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान पूछ रहा है, लेकिन कितना, जिसका मोलों की संख्या दी है 0.5। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है इसमें, n बराबर दिया बेटा 0.5 मोल दिया है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन दिया है, यहां लिख दो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कैसे होता है, कैपिटल M होता है ना, कैपिटल M इसका होता है केवल 14। यहाँ पे N2 रहता तो 14 से गुणा करते थे 2 से, यहाँ पे केवल n है इसलिए क्या कर लिखेंगे 14, ठीक है ना। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्मॉल m की वैल्यू, और हम जानते हैं स्मॉल m की वैल्यू क्या होता है n into कैपिटल M, ठीक है ना। इसमें फार्मूला हम रख दिया जाए, n की वैल्यू कितनी बेटा 0.5 और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 पंजे 70 यानी 7 ग्राम आपका आंसर। द्रव्यमान कितना हो जाएगा 0.5 नाइट्रोजन का 7 ग्राम। क्लियर, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, दिया है 3.011 into 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या तथा द्रव्यमान क्या होगा। यानी इसमें मोलों की संख्या भी निकालना है और द्रव्यमान भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम देख लीजिए मोलों की संख्या और द्रव्यमान निकालना है, तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होती है बेटा कैपिटल N अपान n नॉट होती है ना। तो कैपिटल N ये जो दिया रहता है कैपिटल N रहता है, तो ठीक है, जो दिया है कैपिटल N है तो लिख दो 3.011 into 10⁻23। ये हो गया। n नॉट क्या होता है, n नॉट अवगाद्रो संख्या होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.6.022 into 10⁻23, 6.022 10⁻23 ये होती है इसकी संख्या, ठीक है ना। इसको काट दो, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, ये बचा एक बार ये जाएगा 2 बार ये जाएगा, यानी इतना इकन्नम इतना और इतना दूना 6022 यानी 3011 इकन्नम एक हो गया और 6022 2 से भाग देने तो ये कट जाएगा, इतना 2 आएगा और ये वाला 23 ये वाला 23 यानी 1/2 और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो मोलों की संख्या n बराबर कितने आ गई 0.5 हो गई। हमको निकालना है क्या, द्रव्यमान निकालना है और हम जानते हैं द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है बेटा, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है n into कैपिटल M और कैपिटल M किसका रहेगा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं हम कैपिटल N का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 होता है। ये जानते हो ना नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे मान रख दिया जाए, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5 आई है, 0.5 रख दिया गुणे कैपिटल N की वैल्यू कितना है 14 आई है, तो 14 का इसमें गुणा कितने 14 × 70 यानी 7 आ जाएगा। तो m बराबर 7 ग्राम हो जाएगा, यानी एक आंसर यहाँ पे आ गया और एक आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक बेटा, ठीक है बेटा। तो ध्यान दें यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा आज जो लेसन है लेसन 3 आज पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा मेरे द्वारा पढ़ाई करने से कहीं पर भी आपको गलत रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट्स करिएगा। और ये लेसन 3 कंप्लीट हो गया है आपका। चैप्टर 3 जो चल रहा था आपका वो कंप्लीट हो गया पूरा क्लास 9 का। अब मिलते हैं बेटा आपसे अगले लेसन से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और जो भी नहीं सुना है बेटा आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।